नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। और ऐसा हम कहते हैं तो इसकी वजह भी बड़ी है। भारत समेत पूरी दुनिया जिसे आतंक का कारखाना कहती रही है, चीन की निगाह में वो कुर्बानियां देने वाला मुल्क है। वही ब्रिक्स समिट का ऐसा लगता है कि हासिल जो कुछ हुआ उससे उसका नतीजा है, और शायद मोदी जिनपिंग की दोस्ती का भी यही फलसफा। लेकिन पाकिस्तान अब भी सुकून में नहीं दिखता। राहिल शरीफ ने नवाज सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए इस सवाल का जवाब मांग लिया है कि आखिर मीटिंग की खबर लीक कैसे हुई। डॉन के पत्रकार को अंदर खाने की गुफ्तगू का सुराग कहां से मिला। तो इधर पाक मीडिया अब भी यही कह रही है कि मोदी जिद के पक्के हैं और वे पाकिस्तान को अलग थलग किए बिना दम नहीं लेंगे। अलग थलग करने की जिद तो बीजेपी ने भी ठान ली है, लेकिन उसके निशाने पर है यूपी कांग्रेस। रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में आए या न आए, लेकिन इतना तो तय है कि खुद के यूपी में रहते हुए शीला को दिल्ली से बुलाकर चेहरा बनाना उन्हें रास नहीं आया। यूं सेना को भी सर्जिकल स्ट्राइक पर हो रही सियासत रास नहीं आ रही है, क्योंकि कल तक जिसके लिए पर्रिकर मोदी को श्रेय दे रहे थे, आज उसका सेहरा संघ के सिर बांध दिया। सेहरे का शौक गुजरात के पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा को भी है। क्यों, बताएंगे। और अब रुख करते हैं देश की उस खबर का जिसने आज पूरे देश में कहीं ना कहीं तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। और सिर्फ तूफान ही नहीं, बल्कि एक सवाल भी खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि कुछ मुद्दे क्या ऐसे नहीं होने चाहिए जिस पे पूरे देश की सहमति ली जाए, पूरे देश को एक साथ किया जाए और फैसला मजहब और धर्म की दीवारों से ऊपर लिया जाए। जी हां, 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर दिए गए हलफनामे को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डालकर सियासत को गरमा दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही ये तय कर चुका है या कह चुका है कि वो लॉ कमीशन के सवालात का जवाब नहीं देगा। तो वहीं बीजेपी और संघ का कहना है कि मुल्क संविधान से चलेगा, न कि शरीयत या पर्सनल लॉ बोर्ड से। जाहिर है महिलाओं को हक दिलाने का मुद्दा चुनावी मौसम में ध्रुवीकरण का हथियार बनता जा रहा है। तलाक देने का तरीका इतना आसान ना हो कि मर्द एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट किसी भी औरत को तलाक दे दे। 3 तलाक जब कुरान में नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में 3 तलाक क्यों है? कहीं पर भी मुस्लिम खवातीन के हक की तलफी नहीं होती। ट्रिपल तलाक मानव अधिकारों का हनन करता है। Women's dignity, women's respect and women's equality. उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी समानता पर आघात करता। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में। तो जब इनको मुस्लिम महिलाओं से इतनी हमदर्दी है तो उन्हें नौकरी दो आप। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर केंद्र सरकार के हलफनामे को सोशल मीडिया पर जारी कर अरुण जेटली ने एक नई बहस को जन्म ही नहीं दिया है, बल्कि सरकार की मंशा भी साफ कर दी है। सरकार देश की सभी बेटियों को एक जैसा हक देना चाहती है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार इसके जरिए ध्रुवीकरण करना चाहती है, जिससे बीजेपी यूपी चुनाव की बैतरणी पार कर सके। हालांकि अरुण जेटली ने साफ लिखा है, पर्सनल लॉ को संविधान के दायरे में होना चाहिए और ऐसे में एक साथ 3 बार तलाक बोलने को समानता और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के मापदंडों पर कसा जाना चाहिए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यही मानदंड अन्य सभी पर्सनल लॉ पर भी लागू है। जेटली सिर्फ इतना ही नहीं बोले, साथ में ये भी स्पष्ट किया कि 3 बार तलाक बोलने की संवैधानिक वैधता समान नागरिक संहिता से अलग है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मामला है वो सिर्फ 3 बार तलाक बोलने की संवैधानिक वैधता के संबंध में है। सोशल मीडिया पर जेटली की इस प्रतिक्रिया को आरोपों की सफाई के रूप में देखा गया, जिसमें कहा गया था कि सरकार आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है। लॉ कमीशन के सवालों के जवाब देने से इनकार करते हुए बीते 13 अक्टूबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार पर ऐसे ही इल्जामों की बारिश की थी। लेकिन मुस्लिम महिला आंदोलन की सह संस्थापक जाकिया सोमन ने साफ किया कि कुरान में 3 तलाक का जिक्र है ही नहीं। ये तो सिर्फ महिलाओं को दास बनाकर रखने की पुरुषों की ताकत है। इस मुल्क में सारे इंसानों का रंग गधे की तरह का होगा या अलग अलग इंसानों को बसने की इजाजत होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक रंग में रंग दिया जाए, एक गधे की तरह से। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए
ये शोषा उन्होंने छोड़ा है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पुरुष प्रधान संस्था है। उनके साथ जो चंद और बॉडीज़ जुड़े हुए हैं वो भी पुरुष प्रधान बॉडीज़ हैं। उनकी वजह से तो समाज में गैर बराबरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने जवाब में साफ कर चुका है कि तलाक की वैधता तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट अगर इस मसले को मजहबी मानकर छोड़ दे तो फिर महिलाओं के साथ हो रही नाइंसाफियां कैसे थमेगी? यही वजह है कि कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और लॉ कमीशन भी राजकुमारी में जुटी है। केंद्र सरकार बीजेपी और आरएसएस का दावा है कि वो महिलाओं के दमन के खिलाफ है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और विरोधी दलों को इसमें ध्रुवीकरण की बू आ रही है। ये रिफॉर्म जो है वो कोई धर्म में रिफॉर्म नहीं है, ये रीति रिवाजों का रिफॉर्म है। इसको उसके साथ जोड़ करके कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो महिला है उसका अधिकार बराबर है और यही भारत की ताकत है। तो देश संविधान से चलेगा, न कि पर्सनल लॉ से चलेगा। Government must come forward with a uniform civil code. Triple talaq must be abolished, whether the community leaders agree or disagree. ट्रिपल तलाक और महिलाओं की बात करते हैं, छोड़ दीजिए। महिलाओं के अधिकार को देखते हुए वे निर्णय लें, उनको निर्णय लेने दीजिए। आप कौन होते हैं सबक सिखाने वाले? जो लोग तलाक का मतलब ही नहीं जानते, जो पत्नी का मतलब ही नहीं जानते, जो रखने को ही नहीं जानते, वो इसकी बहस क्यों करा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि चुनाव सामने है, ऐसे सवाल छेड़ दो जिससे और समाज में नफरत फैले। तो ये लोगों को अलग करने का एक तरीका है। पोलराइजेशन की स्टेज होगी, क्योंकि इलेक्शन अहेड है, बिल्कुल इलेक्शन सर पे है। तो अगर ये पॉलिटिकल इश्यू बनता है तो जाहिर है कि इसको फिर वोट बैंक के लिए कैश किया जाएगा। लेकिन इस पूरी बहस ने देश भर में इस सवाल को बड़ा कर दिया है कि उम्र भर साथ रहने का रिश्ता आखिर 3 लफ्जों से कैसे तोड़ा जा सकता है और देश का कानून आखिर अलग अलग कैसे हो सकता है। देश की किसी केंद्र सरकार ने पहली बार अपनी मंशा साफ की है। ऐसे में जरूरत है कि पूरा देश भी एक साथ खड़ा होकर इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश करे, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। अगर देश में कानून दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या को खत्म कर सकता है, उनकी खिलाफत कर सकता है, तो 3 तलाक की इस बीमारी को जड़ से क्यों नहीं मिटा सकता, जो देश में तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करने का कारण बनता है। जाहिर है ये वक्त आ गया है जब देश और समाज को मिलकर सकारात्मक माहौल बनाना है, न कि सियासतदानों को इसे चुनावी मुद्दा बनाने का मौका देना चाहिए। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। उम्मीद करते हैं कि देश की सियासत और देश की आम आवाम दोनों मिलकर इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी और इसे राजनीतिक बंटवारे, राजनीतिक वोटों की सियासत से अलग करेगी। बहरहाल रुख अगली खबर का करते हैं। मर्यादा, न्याय और कर्तव्य की मिसाल भगवान राम। तो उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी और चुनाव की जरूरत भी भगवान राम। देखिए कैसा विरोधाभास है। राम नाम की धुन में हर पार्टी अपने सिद्धांतों, विचारधाराओं को भुलाकर सत्ता का प्रसाद पाने को आतुर हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कैसे राम नाम में ही हर पार्टी को अपना बेड़ा पार होता दिखाई दे रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। विजयादशमी के मौके पर लखनऊ के ऐशबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम नाम का उद्घोष क्या किया। मानो उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में एक बार फिर राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। राम नीति को राजनीति का आधार बताकर चुनावी हित साधने के दांव लग रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर राजनीतिक दल विचारधारा की सारी मर्यादाएं ताक पर रखने को आतुर हैं। शायद यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी भी राम की नैया पर सवार होने को तैयार है। अखिलेश सरकार की कैबिनेट ने अयोध्या के रामलीला संकुल में एक थीम पार्क को मंजूरी दे दी है। इस थीम पार्क में रामायण और रामलीला के प्रसंग दिखाए जाएंगे और जल्दी ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। यानी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के रामायण थीम पार्क का मुकाबला होगा बीजेपी के रामायण म्यूजियम से। जी हाँ,
केंद्र सरकार रामायण सर्किट के तहत अयोध्या में विवादित भूमि से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रामायण संग्रहालय बनाने जा रही है, जिसमें राम गैलरी की स्थापना की जाएगी। बाल कांड से लेकर लव कुश कांड तक और राम दरबार की जानकारी दी जाएगी। वॉल पेंटिंग और एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा 18 तारीख को अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। साधु संतों से मुलाकात के बाद वो रामायण संग्रहालय के लिए तय की गई जमीन का मुआयना करेंगे। म्यूजियम के लिए तकरीबन 151 करोड़ का बजट रखा गया है। भगवान राम ने सत्ता त्याग कर 14 बरस का वनवास भोगा था, लेकिन आज राम के नाम पर सियासी वनवास खत्म कर सत्ता भोगने की तैयारी हो रही है। बीजेपी को राम नाम के अलावा किसी और का सहारा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी अगले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 8 रैलियां करेंगे। इस दौरान बीजेपी 5 नवंबर को परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जो 4 चरणों में होगी। अमित शाह 5 नवंबर को सहारनपुर से, उमा भारती 6 नवंबर को ललितपुर से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, तो 8 नवंबर को बलिया से और 9 नवंबर को सोनभद्र से चौथी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। परिवर्तन यात्रा 25 दिसंबर को लखनऊ में पीएम मोदी की बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। यानी विकास और राम के सहारे बीजेपी चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी रामबाण के सियासी असर को अच्छी तरह समझती है। इसीलिए राहुल गांधी भी हनुमानगढ़ी हो आए तो अब अखिलेश भी राम से दूर नहीं दिखना चाहते। राम की अयोध्या को कई बार छला गया है, वो खामोश है और देख रही है कैसे जब जब चुनावी शंखनाद होता है, सियासत राम को वोटों के ध्रुवीकरण का जरिया बना देती है। देखते जाइए आगे आगे राम का किस तरह सहारा लिया जाता है। देश की बात के लिए ईटीवी नेट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उनके नाम पर सियासत इस देश के नेताओं के द्वारा की जाएगी और आम आदमी उस चंगुल में कहीं न कहीं फंसता नजर आएगा। प्रिया, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब आएंगे तो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में जाने की उम्मीद है, तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की ठान ली है। इसके अलावा कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है वो भी बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां चुनाव करीब आते ही जो पार्टी सबसे पहले कमर कसती दिखाई दे रही थी वो कांग्रेस थी। राहुल गांधी किसान यात्रा पर निकले, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रशांत किशोर की रणनीति पर पार्टी के फैसले लिए जाने लगे, लेकिन इस आपाधापी के बीच पीछे छूटता दिखाई दिया एक नाम। ये नाम था रीता बहुगुणा जोशी का। पिता हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के, और वो खुद महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रही, तो उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान भी संभाली। लेकिन बावजूद इसके आज वो पार्टी में हाशिए पर है। यही वजह है आज सुबह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी का दामन थाम सकती है। हालांकि कांग्रेस इन खबरों को बेबुनियाद बताती रही। सुबह कहा मालूम नहीं, शाम होते होते अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, हर जगह, और उत्तराखंड, हर जगह पार्टी में बगावत के सुर उठ रहे हैं। आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी में ये रस्साकशी क्यों मची हुई है? पार्टी नेतृत्व इस आंतरिक असंतोष पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं। तो साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह के बाद जो स्पष्टता दिखाने की कोशिश की गई कि अखिलेश मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो उधर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि उम्मीदवार सीएम का कोई पार्टी का नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश की इस पूरी सियासत पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीम अफजल साहब, सुबह कहा पता नहीं है, अभी कहा ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई क्या है?
देखिए, सच्चाई वही है जो कहा गया है कि सुबह यकीनन पता नहीं था और शाम को ये बात पार्टी की तरफ से आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद रीता बहुगुणा जी के भाई ने भी शायद ये बयान दिया है, आई एम नॉट श्योर, मैंने सुना है कि उन्होंने बयान दिया, मैं उसे कंफर्म नहीं कर सका, कि रीता जी कहीं नहीं जा रही हैं, कांग्रेस के अंदर हैं। ठीक है, और मैं उनको काफी अरसे से जानता हूं। साहब, हम आपकी बात पे पूरा भरोसा करते हैं, रीता जी कहीं नहीं जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन ये जो बात उठी, ये बात क्यों उठी? क्या वजह रही कि राहुल गांधी की तमाम यात्रा के दौरान वो कहीं नजर नहीं आई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त राहुल जी की यात्रा चल रही थी, रीता बहुगुणा जी बाकायदा शीला दीक्षित जी की जो यात्रा थी उसके अंदर साथ चल रही थी। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब पहली यात्रा एक बस में 3 दिन के लिए की गई थी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे, राज बब्बर जी भी थे, मैं भी था उसके अंदर, और कई नेता यानी हमारे संजय सिंह साहब और प्रमोद तिवारी जी, उसके साथ साथ रीता जी ने भी हमारे साथ 3 दिन सफ़र किया था। तो ये जो आपने कहा कि वो हाशिए पर उनको रख दिया गया है, तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है जी। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मीडिया का प्रभारी हूं और मुझे पार्टी ने ये खास जिम्मेदारी दी है इलेक्शन तक के लिए, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि रीता जी जैसी संवेदनशील और बहुत ही अच्छी जो लीडर हैं, उनको हाशिए पर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक फरमाया सर आपने, और आप जो कह रहे हैं हम उसी पे भरोसा करते हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब इसमें नहीं मिल पाया। जो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझना चाहती हैं कि आज विजय बहुगुणा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, रीता जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कांग्रेस के सुबह और शाम के जवाब में फर्क आया। आपने बड़ी स्पष्टता से इस बात को माना कि सुबह पता नहीं था, शाम तक आते आते स्पष्टता हो गई। तो ये सुबह और शाम का ये फर्क कैसे हुआ? देखिए, फर्क बिल्कुल, देखिए बहुत सच्चाई के साथ अगर बात कही जाए तो ये बात जो आज टीवी से चैनल पर बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, कई बार मैंने लखनऊ के अंदर ये बात सुनी किसी से, और जब रीता जी से बात की तो उनकी तरफ से एक ही जवाब था कि मेरे खिलाफ पूरी साजिश हो रही है बाकायदा, और इस तरह की अफवाहों का जो है मैं कोई ध्यान नहीं देती हूँ। ऐसा कुछ जो नहीं बात है। उन्होंने कही मैं सिर्फ वही बयान कर रहा हूँ। जी, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब मेरे साथ, उन्होंने यही कहा था। जुड़ेंगे। अजय सेतिया जी, आपके पास आती हूँ। वाजपेयी साहब जुड़े, बीजेपी का पक्ष जाने उससे पहले ये जो बात उठी, ये बिना किसी, जो कहते हैं कहावतों का हम सहारा लेते हैं डिबेट्स में, अक्सर बातचीत में होती है शामिल, कि बिना आग के धुआं उठता नहीं है। जी, ऐसा है कि क्योंकि विजय बहुगुणा जी पहले से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और रीता बहुगुणा जी थोड़ा अलग थलग सी दिखाई दे रही हैं, इसलिए हो सकता है कि इस तरह की बात चल रही हो भाजपा के अंदर, या भाजपा के साथ उनकी बात चल रही हो। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि आज रीता बहुगुणा जी सामने क्यों नहीं आई। यह हो सकता है कि कुछ बात कांग्रेस की नेताओं की आज दोपहर बाद, जब ये इतना शोर मचा है, तो दोपहर बाद हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने रीता बहुगुणा से संपर्क किया हो और रीता बहुगुणा जी ने ये कहा हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हम जानते हैं कि राजनीति में ऐसी कोई बात नहीं है का मतलब कुछ नहीं होता। हमको याद है कि जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी तो उससे कुछ देर पहले जॉर्ज फर्नांडिस क्या कह रहे थे और कुछ देर बाद ही जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कर दिया था। तो इसलिए राजनीति में कब क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये ठीक है कि कांग्रेस ने हो सकता है ये अफवाह उड़ने के बाद मना भी लिया हो, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले रीता बहुगुणा को लेकर के यह भी अफवाह उड़ी थी कि वह समाजवादी पार्टी में जा रही है। तो कुछ ना कुछ अनबन तो जरूर है, ये इन दो अफवाहों से साफ है। राजनीतिक दलों का ये अवसरवाद बहुत कड़वी सच्चाई आपने साझा की और बहुत ईमानदारी से की मीर अफजल साहब। अजय सेतिया जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम है जिसकी वजह से आज हर राजनीतिक दल की और हर नेता की निगाह है कहां चले जाएं जहां फायदा मुनाफा ज्यादा हो। बीजेपी में आने का सिलसिला बीएसपी से जारी है, बीएसपी से समाजवादी में जारी है, समाजवादी से कहीं और, अब कांग्रेस की भी हालत, और कांग्रेस से पहले भी हुआ इस तरह का।
जी स्वाभाविक है, चुनाव से पहले हमेशा ऐसा होता है और हर राज्य में ऐसा होता है। टिकटों को लेकर के भी इस तरह की कशमकश होती है। एक एक व्यक्ति जो है, हमने देखा है कि दो दो राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहा होता है कि इधर से टिकट नहीं मिली तो इधर से मिल जाए, और टिकट बड़े वफादार पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी चुनाव की टिकट के लिए इतनी भागदौड़ करते हैं कि ऐसे मौके पर उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरी तरफ छलांग लगा जाते हैं। और दूसरी तरफ राजनीति में इस तरह की बात होती है कि किसी चुनाव क्षेत्र में अगर एक वोट बैंक उसका पक्का है तो उसको दूसरा दल भी लेने में कोई झिझक नहीं करता। अब देखिए, ब्राह्मण वोटों को सामने रख करके जिस प्रकार शीला दीक्षित को वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था, उसके बाद स्वाभाविक है कि कुछ जो ब्राह्मण नेता ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे उनको निराशा हाथ लगी होगी। अच्छा अजय जी, ये भी बताइए कि अगर रीता बहुगुणा जाती हैं तो कितना नुकसान कांग्रेस को कर पाएंगी? नहीं, नेताओं से कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा ऐसी तो कोई मुझे बात लगती नहीं है, लेकिन भाजपा को क्योंकि ब्राह्मण वोट का नुकसान हुआ है तो उसकी थोड़ी बहुत भरपाई जरूर हो सकती है। जी, और भाजपा से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से एक सवाल और समझना चाहती हूं। आज साफ कहा गया आपकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार नहीं होगा मैदान में, अब पार्टी की तरफ से स्पष्टता हो गई है? निश्चित तौर पर जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई अदरवाइज निर्णय ना हो जाए तब तक तो मानना ही चाहिए कि पार्टी कमल के फूल को नेता मानकर चुनाव में यानी जाएगी। अभी भी इस बात की संभावना है कि कोई उम्मीदवार आ सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व में निहित है और जब वो निर्णय करेगा वो निर्णय फाइनल होगा। जी, और एक निर्णय आज समाजवादी पार्टी के भीतर, अजय सेतिया जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे करती हूं। पार्टी और परिवार दोनों के बीच जो चल रहा है खेल, वो दरअसल है क्या? जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, घर के अंदर सब कुछ ठीक है, या फिर वाकई में परेशानी इतनी है कि कभी पिताजी कुछ बोलते हैं, फिर चाचा कुछ बोलते हैं, फिर भतीजे कुछ बोलते हैं? मीना जी, पहले मैं थोड़ा सा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने जो बात कही है नेतृत्व को लेकर के, मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के, थोड़ी सी बात मैं उस पर करना चाहूंगा। मेरा शुरू से मानना है और अब भी मानना है, और भाजपा के अंदर एक भारी कशमकश चल रही है कि चेहरा लाया जाए या नहीं लाया जाए, और लेकिन मेरा यह मानना है कि चेहरा लाना पड़ेगा क्योंकि भाजपा के अंदर एक बड़ा दबाव है चेहरा लाने के लिए। भले ही अनाउंसमेंट की जाए कि चेहरा नहीं लाया जाएगा, और अभी लक्ष्मीकांत जी ने यह स्वीकार किया कि निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और जो आपको सूचना वहां पर उत्तर प्रदेश में दी गई है कि चेहरा नहीं लाया जाएगा, वो मुझे लगता है कि अधिकृत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि सब लोग चेहरे सामने आ चुके हैं, तो कोई पार्टी बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि बिहार में इसका प्रयोग हो चुका है और दिल्ली में जो प्रयोग हुआ था, जो देरी से हुआ था, मुझे लगता है कि कहीं यूपी उसके नुकसान की भरपाई आज तक नहीं कर पाई है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगी, मुझे कार्यक्रम को यहीं रोकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त है, बहुत कम समय सीमा होती है हमारे पास, लेकिन जितना समय होता है हमारे दर्शकों को हमारे वरिष्ठ मेहमानों के अनुभव का लाभ और सच और सच्चाई से अवगत कराने की हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बचपन की बात करते हैं जहां खेल कूद, मस्ती, प्यार सब कुछ मिलता है, लेकिन एक बड़ा दबाव होता है किताबों को पढ़ने का और सवालों के जवाब याद करने का। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाते हैं जिसकी याददाश्त बेमिसाल है, और इसीलिए हम कहते हैं देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। तो आज आपको मिलवाते हैं हैदराबाद की वैष्णवी यार्लागुड्डा से, जिनकी याददाश्त का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 6 साल से इंडियन नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप जीतने वाली वैष्णवी ने इस साल सितंबर में 8 अवार्ड अपने नाम किए हैं। इससे पहले भी देश की ये बेटी 3 बार चीन में और 2 बार लंदन में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। इस साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों 100 विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं, और दिसंबर में सिंगापुर में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जा रही हैं। ईटीवी के तमाम दर्शकों की तरफ से वैष्णवी को शुभकामनाएं, और ऐसी बेटियां देश का स्वाभिमान है,
और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।